हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान के तीसरे प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। और डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 9 बजे चलता है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट में आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन आता है उसको आप लोग ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। जो मेजनी था उसका संबंध किस संगठन से था। ए ऑप्शन है लाल सेना, बी ऑप्शन है कार्बोनारी, सी ऑप्शन है फिलिक हेक्टारिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे डाइट। तो जो मेजनी था उसका संबंध किस संगठन से था, तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। बताना है यहाँ पे कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है पानी का बर्तन, बी ऑप्शन है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी ऑप्शन है यहाँ पे रूस का सामंत, डी ऑप्शन है यहाँ पे रूस का सम्राट यानी राजा। यहाँ पे बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट यानी रूस का राजा होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है और कंफ्यूजन भी है। यहाँ पे देखिए हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। जो हुआ हुआ आंदोलन था वो किस प्रकृति का था। ए ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी ऑप्शन है धार्मिक आंदोलन, सी ऑप्शन है साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन, डी ऑप्शन है यहाँ पे बुद्धिजीवी आंदोलन। तो यहाँ पे बताना है कि जो हुआ हुआ आंदोलन था वो किस प्रकृति का था। तो जो हुआ हुआ आंदोलन था वो धार्मिक आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन दोनों था, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन में नहीं दिया है। तो सबसे अधिक जो हुआ हुआ आंदोलन था वो सबसे अधिक क्या था, धार्मिक आंदोलन था, और उससे थोड़ा सा कम क्या था, ये क्रांतिकारी आंदोलन था। तो यहाँ पे धार्मिक आंदोलन पे हम लोग क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। अगर दोनों अलग अलग होते यानी यहाँ पे दोनों ऑप्शन में होता है यहाँ पे ए बी दोनों, तो उसको हम टिक लगाते कि धार्मिक और क्रांतिकारी दोनों आंदोलन था ये हुआ, लेकिन यहाँ पे क्रांतिकारी अलग कर दिया गया और धार्मिक भी अलग कर दिया गया। तो इसमें से किसी एक को चुनना होगा, तो आप लोग यहाँ पे धार्मिक आंदोलन को चुनिएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ पे बताना है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। ए ऑप्शन है 1920 में, बी ऑप्शन है 1922 में, सी ऑप्शन है 1924 में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1926 में। तो यहाँ पे बताना है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और तुर्की के समर्थन में ये आंदोलन चला था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। ए ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है मुंबई, डी ऑप्शन है यहाँ पे पटना। तो 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, तो वो कलकत्ता में स्थापित हुआ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। यहाँ पे बताना है कि जो पूंजीपति वर्ग था उसके द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ए ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, बी ऑप्शन है मध्यम वर्ग, सी ऑप्शन है कृषक वर्ग, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, तो मध्यम वर्ग का यहाँ पे शोषण हुआ था। पूंजीपति वर्ग के नीचे कौन सा वर्ग आता है, मध्यम वर्ग आता है, इसीलिए मध्यम वर्ग का शोषण सबसे ज्यादा हुआ पूंजीपति वर्ग द्वारा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 7 नंबर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल से एशिया और यूरोप का यहाँ पे व्यापार होता था। ए ऑप्शन है सूती मार्ग, बी ऑप्शन है रेशम मार्ग, सी ऑप्शन है उत्तरी पथ, डी ऑप्शन है यहाँ पे दक्षिणी पथ। तो यहाँ पे बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो वो यहाँ पे रेशम मार्ग के द्वारा होता था। और ये परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिए।
है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। जो गुटेनबर्ग हैं वो सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ए ऑप्शन है कुरान, बी ऑप्शन है गीता, सी ऑप्शन है यहाँ पे हदीस, डी ऑप्शन है यहाँ पे बाइबिल। तो गुटेनबर्ग ने छापखाना का आविष्कार किया था और गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी, तो यहाँ पे बाइबिल की छपाई की थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। ए ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये प्रश्न आप सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो राष्ट्रपिता के नाम से यहाँ पे महात्मा गांधी जी को जाना जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि राष्ट्रपिता कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा समाज है कौन सा जो सामाजिक वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ए ऑप्शन है यहाँ पे उद्योगपति वर्ग, बी ऑप्शन है यहाँ पे पूंजीपति वर्ग, सी ऑप्शन है यहाँ पे श्रमिक वर्ग, डी ऑप्शन है यहाँ पे मध्यम वर्ग। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सामाजिक वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया, तो जो मध्यम वर्ग है वही क्या हुआ यहाँ पे बुद्धिजीवी के रूप में उभर के आया, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यहाँ पे बताना है कि कौन है जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है लिखित संविधान, बी ऑप्शन है शक्तियों का विभाजन, सी ऑप्शन है इकहरी शासन व्यवस्था, डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे देखिए कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो ये इकहरी शासन व्यवस्था, ये क्या है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन कौन है, तो यहाँ पे लिखित संविधान है, शक्तियों का भी विभाजन है और सर्वोच्च न्यायालय भी है। और कौन नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे बताना है कि जो बिहार में संपूर्ण क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, बी ऑप्शन है यहाँ पे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सी ऑप्शन है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, डी ऑप्शन है बहुसंख्यकों का शासन। तो यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक के अनुरूप नहीं है, तो ये कौन सी बात है, जो ये बहुसंख्यकों का शासन ये लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। 15 नंबर प्रश्न है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से यह किसमें यह घोषणा की गई है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है। ए ऑप्शन है प्रस्तावना, बी ऑप्शन है पाठ, सी ऑप्शन है कानूनी पुस्तक, डी ऑप्शन है नागरिक शास्त्र। तो यहाँ पे देखिए भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इसका घोषणा किस में किया गया है, तो इसका घोषणा प्रस्तावना में किया गया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 16वीं लोकसभा, बी ऑप्शन है यहाँ पे 15वीं लोकसभा, सी ऑप्शन है यहाँ पे 17वीं लोकसभा, डी ऑप्शन है यहाँ पे 10वीं लोकसभा। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न काफी पुराना है। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई, तो यहाँ पे देखिए जो 15वीं लोकसभा चुनाव है उसमें क्या हुआ कि 10% जो महिला हैं उनकी यहाँ पे भागीदारी अधिक हो गई, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन एक राष्ट्रीय दल है। ए ऑप्शन है जनता दल, बी ऑप्शन है डीएमके, सी ऑप्शन है यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी, डी ऑप्शन है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पे बताना है कि कौन एक राष्ट्रीय दल है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय दल कौन है, भारतीय जनता पार्टी है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन
ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न 18 नंबर देखिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है राजनीतिक दल, बी ऑप्शन है सामाजिक दल, सी ऑप्शन है मानवीय दल, डी ऑप्शन है यहाँ पे नागरिक दल। तो यहाँ पे बताना है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो लोकतंत्र का प्राण इसमें किसे कहा गया है, राजनीतिक दल को कहा गया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1, डी ऑप्शन है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे बताना है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है। तो वो 3 सूचियों में हुआ है। कौन कौन है, तो एक संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची है और तीसरा समवर्ती सूची है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में संघ राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन 3 सूचियों में हुआ है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ए ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस, सी यहाँ पे डी ऑप्शन है डेज गुडी। तो यहाँ पे देखिए कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है। तो ये जो डेज गुडी है वो नहीं है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सासाराम नगर का विकास हुआ था। जो सासाराम नगर है बिहार में, उसका विकास कब हुआ था। ए ऑप्शन है मध्य युग में, बी ऑप्शन है प्राचीन युग में, सी ऑप्शन है वर्तमान युग में, डी ऑप्शन है आधुनिक युग में। तो यहाँ पे देखिए सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास यहाँ पे मध्य युग में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था। यहाँ पे बताना है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है यहाँ पे मुंगेर, सी ऑप्शन है यहाँ पे जमशेदपुर, डी ऑप्शन है यहाँ पे गया। तो यहाँ पे देखिए जब बिहार का यहाँ पे बंटवारा नहीं हुआ था तो बिहार का एक ही नियोजित नगर था और वो कौन था, यहाँ पे जमशेदपुर था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जब बिहार का विभाजन हुआ है उसमें से झारखंड अलग हो गया तो झारखंड में जमशेदपुर क्या हो गया, चला गया। बिहार का एकमात्र नियोजित शहर जमशेदपुर ही था, लेकिन अब वो कहाँ पे है, झारखंड में है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। यहाँ पे बताना है कि जो पटना का हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है। ए ऑप्शन है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, बी ऑप्शन है यहाँ पे पटना हवाई अड्डा, सी ऑप्शन है यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी ऑप्शन है यहाँ पे बिहार हवाई अड्डा। तो यहाँ पे बताना है कि पटना का हवाई अड्डा का नाम क्या है। तो पटना के हवाई अड्डे का नाम क्या है, जयप्रकाश हवाई अड्डा हवाई पतन, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ए ऑप्शन है यहाँ पे बिहार शरीफ, बी ऑप्शन है राजगीर, सी ऑप्शन है गया, डी ऑप्शन है यहाँ पे बांका। तो यहाँ पे बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर में है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। यहाँ पे बताना है कि बिहार में कहाँ पे खनिज तेल मिलने की संभावना है। ए ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र में, बी ऑप्शन है उत्तरी बिहार मैदान में, सी ऑप्शन है यहाँ पे दक्षिणी बिहार मैदान में, डी ऑप्शन है यहाँ पे दक्षिणी बिहार की पहाड़ियों में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है। तो उत्तरी बिहार मैदान में यहाँ पे मिलने की संभावना है खनिज तेल, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कांवर झील स्थित है। जो कांवर झील है वो बताना है यहाँ पे कहाँ पे स्थित है। ए ऑप्शन है दरभंगा में, बी ऑप्शन है यहाँ पे भागलपुर में, सी ऑप्शन है यहाँ पे बेगूसराय में, डी ऑप्शन है यहाँ पे मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे बताना है कि जो कांवर झील है वो कहाँ पे स्थित है। तो कांवर झील कहाँ पे स्थित है, बेगूसराय में है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वो किस नगर में स्थित है। ए ऑप्शन है राजगीर, बी ऑप्शन है बोधगया, सी ऑप्शन है बिहार शरीफ,
सेफ, डी ऑप्शन है यहाँ पे पटना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान यहाँ पे बिहार के पटना में स्थित है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन एक सड़कों का वर्ग नहीं है। ए ऑप्शन है पूर्वी पश्चिमी गलियारा, बी ऑप्शन है एक्सप्रेसवे, सी ऑप्शन है यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, डी ऑप्शन है यहाँ पे सीमांत सड़कें। तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है ये क्या है? एक सड़कों का वर्ग नहीं है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। यहाँ पे बताना है कि जिस देश का अगर राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश क्या कहलाएगा। ए ऑप्शन है अविकसित, बी ऑप्शन है विकसित, सी ऑप्शन है अर्ध विकसित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और विकसित देश का उदाहरण कौन सा है? तो अमेरिका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। 30 नंबर प्रश्न है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है यानी अधिक है। यहाँ पे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ए ऑप्शन है यहाँ पे बिहार, बी ऑप्शन है यहाँ पे पंजाब, सी ऑप्शन है यहाँ पे हरियाणा, डी ऑप्शन है यहाँ पे गोवा। तो भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो जो गोवा राज्य है उसका प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे क्या है? अधिक है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। ए ऑप्शन है यहाँ पे विनिमय का माध्यम, बी ऑप्शन है यहाँ पे मूल्य का मापक, सी ऑप्शन है यहाँ पे मूल्य संचय, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्पादन। तो यहाँ पे बताना है कि कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो जो उत्पादन है वो मुद्रा का कार्य नहीं है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। यहाँ पे बताना है कि जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे देखिए भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग बैंकों का भी बैंक बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। इसमें से पहचानना है कि कौन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है विद्युत, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखिए प्रमुख पूछा है, तो यहाँ पे मुख्य पूछा है। यहाँ पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ पे कोयला है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऊर्जा होता है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? कोयला होता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। ए ऑप्शन है कोका कोला, बी ऑप्शन है एलजी, सी ऑप्शन है रिबॉक, डी ऑप्शन है यहाँ पे नोकिया। तो यहाँ पे देखिए पार्ले समूह का जो थम्स अप ब्रांड है उसको किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। तो कोका कोला ने यहाँ पे खरीद लिया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे अधिक हानि होती है बाढ़ से, तो किसको होती है। ए ऑप्शन है फसल को, बी ऑप्शन है पशुओं को, सी ऑप्शन है भवनों को, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे देखिए हानि तो तीनों को होती है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सबसे अधिक हानि किससे होती है। तो जो फसलें होती हैं उसको सबसे अधिक हानि होती है। हानि तो फसल को भी होती है, पशुओं को भी होती है, भवनों को भी होती है, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक हानि होता है वो किसको होता है। तो फसलों को होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 36 नंबर, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण। ए ऑप्शन है यहाँ पे केबल का टूट जाना, बी ऑप्शन है संचार टावरों की दूरी, सी ऑप्शन है यहाँ पे टावरों की ऊंचाई में कमी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए सामान्य संचार व्यवस्था को के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। तो केबल का टूट जाना, ये क्या है? संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। यहाँ पे देखिए अगर आग से आदमी की अगर थोड़ा सा जल जाए,
हाथ जैसे जल गया तो उस समय में हम प्राथमिक उपचार क्या करेंगे। ए ऑप्शन है ठंडा पानी डालना चाहिए, बी ऑप्शन है गर्म पानी डालना चाहिए, सी ऑप्शन है अस्पताल पहुंचाना चाहिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हाथ थोड़ा सा जल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर ठंडा पानी डाल दीजिए, उसके बाद उसको कहाँ पे ले जाइए, हॉस्पिटल में ले जाइए। अगर कोई व्यक्ति अगर पूरी बुरी तरह से जल गया है तो उस पर आप लोग ठंडा पानी नहीं डाल सकते, उसे डायरेक्ट आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा, अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रश्न का मतलब है, यहाँ पे प्रश्न का मतलब है कि थोड़ा सा अगर जल जाए हाथ तो आप प्राथमिक उपचार क्या करेंगे। अगर थोड़ा सा जलेगा तो आप उस पर ठंडा पानी डाल दीजिए, और दूसरा उपचार क्या है, ठंडा पानी डालने के बाद आप उसको हॉस्पिटल में ले जाइए। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर प्रश्न रहता है कि बुरी तरीके से जलने के बाद प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए, तो उससे पूरी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। ए ऑप्शन है भूकंप केंद्र, बी ऑप्शन है अधिकेंद्र, सी ऑप्शन है अनुकेंद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये हो गया हम लोगों का पृथ्वी, इसके अंदर यहाँ पे मान लीजिए भूकंप है, तो जहाँ पे यहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम लोग भूकंप का केंद्र बोलते हैं। और यहाँ से तरंगे निकलती हैं और पृथ्वी पर जहाँ सबसे पहले निकलती हैं उसके ऊपर जहाँ पे भूकंप का केंद्र होता है उसी के ऊपर यहाँ पे जहाँ सबसे पहले तरंगे निकलती हैं उसे वो केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस केंद्र को हम लोग अधिकेंद्र बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जहाँ भूकंप का केंद्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। जहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ होता है उसे हम लोग उस बिंदु को क्या बोलते हैं, भूकंप का केंद्र बोलते हैं। और भूकंप के केंद्र से जहां से यहाँ पे तरंगे उत्पन्न होती है और वो तरंगे पृथ्वी पर ठीक उसके ऊपर आती है, वहां पे पृथ्वी के ऊपर आती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोला जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। ए ऑप्शन है पूर्वी बिहार, बी ऑप्शन है दक्षिणी बिहार, सी ऑप्शन है पश्चिमी बिहार, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तरी बिहार। तो यहाँ पे बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ से प्रभावित है। तो ये है उत्तरी बिहार है, जो ये क्या है, हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। इसमें से पहचानना है कि कौन मानव जनित आपदा है। ए ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे, बी ऑप्शन है यहाँ पे आतंकवाद, सी ऑप्शन है यहाँ पे महामारी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे बताना है कि कौन मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पे देखिए सांप्रदायिक दंगे ये भी मानव द्वारा जनित है। यहाँ पे देखिए आतंकवाद ये भी मानव कराता है, महामारी ये भी क्या करता है, मानव ही कराता है। यानी उपयुक्त में से सभी ये क्या है, मानव जनित आपदा है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए होमवर्क है, और होमवर्क प्रश्न देखने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। यहाँ पे बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ए ऑप्शन है विज्ञान क्षेत्र, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, सी ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, डी ऑप्शन है यहाँ पे शिक्षा क्षेत्र। तो इसमें से जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन सही लगे आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। ए बी सी ऐसे कमेंट आप लोग नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को, और स्टडी ग्रुप में और भाई बहन के पास इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे तीर का निशान बना होता है उससे शेयर होता है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बाय।